Hello students, thank you so much for clicking on this video. Welcome to our channel Physics Classes by Modit. Before start, please do subscribe and press the notification bell. थैंक यू। सो बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे जो डायमेंशंस जो होती हैं उनके क्या क्या यूजेस हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में हमने डायमेंशन एनालिसिस देखा था और हमने देखा था कि कोई फिजिकल क्वांटिटीज है उनको डायमेंशन में हमने कैसा लिखा जाता है, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है। अब हम देखेंगे इसका यूज। सबसे पहला जो इसका यूज है वो है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन रिलेशन। कोई भी जो रिलेशन, कोई भी हमारे पास जो फॉर्मूला है, क्या वो फॉर्मूला सही है या वो फॉर्मूला गलत है। ठीक है, तो फॉर्मूले को चेक करने में भी डायमेंशन का यूज होता है। जैसे मैं एक फॉर्मूला लिखता हूं कि न्यू इज इक्वल टू 1/2L रूट T/M। ठीक है, ये एक फॉर्मूला लिखा है मैंने। तो हमें ये पता करना है कि ये फॉर्मूला सही है या गलत है। तो इसके लिए हम हेल्प लेंगे डायमेंशन एनालिसिस की। कैसे पता चलेगा कि ये फॉर्मूला सही है या गलत है? उसके लिए हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी डायमेंशन निकालेंगे और जो राइट हैंड साइड है उसकी डायमेंशन निकालेंगे। अगर ये दोनों डायमेंशन इक्वल आती है, ठीक है, अगर ये दोनों डायमेंशन इक्वल आती है तो क्या होगा, ये फॉर्मूला सही है। और अगर दोनों तरफ की डायमेंशन अलग अलग आती है तो ये फॉर्मूला गलत है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये इन सब के बारे में मैं डिस्क्राइब कर देता हूं कि न्यू क्या है। यहां पर फ्रीक्वेंसी है। क्या है? फ्रीक्वेंसी। ठीक है। एल क्या है? यहां पर लेंथ। ठीक है। टी क्या है? यहां पर टेंशन। टेंशन वो वाला नहीं जो हम लेते हैं। ठीक है, ये टेंशन कौन सा? ठीक है, जैसे कोई स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग पे अगर हम उसको खींचते तो उसमें जो टेंशन क्रिएट होता है ये वो है। ठीक है, बेसिकली ये क्या होता है, फोर्स में ही लिखा जाता है टेंशन। ठीक है। और एम, एम जो है वो यहां पर है मास पर लेंथ। मास पर लेंथ। ठीक है, तो ये है न्यू फ्रीक्वेंसी। एल लेंथ, टी टेंशन, यानी किसी स्ट्रिंग की टेंशन। ठीक है, उसको खींचने पर या उसको कंप्रेस करने पर जो उसमें टेंशन क्रिएट होती है। और ये पर यूनिट लेंथ उसका मास। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डायमेंशन। ठीक है, तो सबसे पहले इस फॉर्मूले में देखो, लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, ये होता है वाइब्रेशंस, वाइब्रेशन अपॉन टाइम। ये इसका फॉर्मूला होता है। यानी पर सेकंड कितने वाइब्रेशन हो रहे हैं वो क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन, वो उसकी होती है फ्रीक्वेंसी। यानी 10 वाइब्रेशन हो रहे हैं, 20 हो रहे हैं, 30 हो रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली वाइब्रेशन तो क्या, एक नंबर है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो वाइब्रेशन को तो हम क्या लिखेंगे? M0 L0 T0। ठीक है, और टाइम की क्या होती है? T1। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन आ जाएगी आपके पास T-1। क्या आ जाएगी? T-1। T1 ऊपर जाके T-1, ये तो जीरो है। ठीक है, तो अगर राइट हैंड साइड जो फॉर्मूला है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का, अगर उसकी भी यही डायमेंशन आती है यानी T-1 आती है, तब तो ये फॉर्मूला करेक्ट होगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला गलत होगा। ठीक है, तो हम चेक करते हैं राइट हैंड साइड में। तो देखना, यहां पर नीचे क्या है? लेंथ। तो लेंथ को हम क्या लिखेंगे? M0 L1 T0। राइट, M0 ये लिखेंगे, M0 L1 T0 रूट टी टेंशन। अभी मैंने बताया टेंशन को किस में लिखेंगे? फोर्स। और फोर्स की हमें पता है क्या होती है? M1 L1 T-2। T-2, M1 L1 T-2, ये फोर्स की क्या होती है? डायमेंशन। और नीचे क्या है? मास पर लेंथ है। याद रखना, ये मास नहीं होता, पर यूनिट लेंथ मास है। पर यूनिट लेंथ मास है तो इसकी जो डायमेंशन, मास पर यूनिट लेंथ का मतलब मास पर लेंथ, मास अपॉन लेंथ। तो ये इसकी डायमेंशन होगी M L-1। मास ऊपर है, नीचे लेंथ है, तो नीचे वाली लेंथ ऊपर आके -1। तो ये M L-1। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, ये आएगी आपके M L-1। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करते हैं। L1, M0 T0 लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, रूट M1 से M1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऊपर भी M1 है, नीचे भी M1 है। अब ये L-1 ऊपर जाके इसमें ऐड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? L2।
भाई ये -1 है, ये ऊपर जाएगा तो 1 + 1 2, और t-2 पहले से t-2, ठीक है। 1/L1। हाँ एक चीज बच्चों याद रखना, क्या याद रखना है कि फॉर्मूला जैसा है वैसे ही लिखना है। ऐसे नहीं है कि आप जैसे डायमेंशन लिखते टाइम या रूट हटा दो, या कोई यहाँ पे स्क्वायर होता तो स्क्वायर हटा देते हैं, ऐसा नहीं होता। जैसा फॉर्मूला उसी फॉर्मेट में अपने को आगे बढ़ना है। रूट, अब देखो रूट है यहाँ पे देखना, इस रूट से ये 2 है, ये भी 2 है, ये रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे पावर क्या बचेगी L1, और यहाँ पे क्या बचेगी t-1। अब देखना ध्यान से, ऊपर भी L1 है नीचे भी L1 है, तो L1 से L1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा t-1। क्या बचा t-1। तो हमारी LHS की जो डायमेंशन थी वो RHS की डायमेंशन की क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला क्या है, करेक्ट है। अगर मान लो यहाँ पे t-2 आ जाता या m या l से कुछ आ जाता तो ये फॉर्मूला गलत हो जाता। इसका मतलब अगर लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में अगर डायमेंशन इक्वल है तो हम क्या कहेंगे कि ये फॉर्मूला सही है, और अगर डायमेंशन अलग अलग आती तो फॉर्मूला क्या हो जाता, गलत होता। तो डायमेंशन के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला चेक कर सकते हैं कि वो सही है या गलत है। इसका जो नेक्स्ट हम यूज देख रहे हैं उसमें हम देखते हैं कि आप डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू आप फॉर्मूला भी बना सकते हो, ठीक है। इन केस अगर आपको पता हो कि रिलेशन क्या है। हाँ तो बच्चों इसका जो नेक्स्ट यूज है वो है कि टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, यानी वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में अगर आपको रिलेशन पता हो तो आप फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी जो टाइम पीरियड होता है वो लेंथ पे, यानी टाइम जो पेंडुलम है उसकी लेंथ पे, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल जी पे डिपेंड करता है। तो ये हमें रिलेशन बता दिया कि टाइम पीरियड इस तरीके से डिपेंड करता है। अब हमें करना क्या है, फॉर्मूला निकालना है। तो इस डिपेंडेंसी को हम ऐसे इस फॉर्मेट में लिखेंगे कि टाइम पीरियड डिपेंड करता है किस पे, प्रोपोर्शन का साइन लगाएंगे लेंथ पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इनके ऊपर लगाएंगे डिपेंड करता है, हमें पता नहीं किस तरीके से कितने डिपेंड करता है, तो इसके पावर लगा देंगे ए और बी पे। ए और बी की जो भी वैल्यू होगी वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर ऐसे कुछ अगर आपको रिलेशन दिया हो तो सबसे पहले इस फॉर्मेट में हम लिखते हैं डिपेंडेंसी को, ठीक है। तो प्रोपोर्शन का साइन है, इसका साइन को हटाएंगे तो हमारे पास कांस्टेंट आएगा। मैं कांस्टेंट को क्या लिख रहा हूं, ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ हमें डायमेंशन लिखनी है। तो टाइम पीरियड है, इसकी डायमेंशन हम जानते हैं क्या होती है, m0 l0 t1, और जो k है वो कांस्टेंट ऐसा कैसा l है, यहां पर क्या लिखेंगे m0 l1 t0 और a, और g है उसको क्या लिखेंगे, g क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है m0 l1 t-2 और b, m0 l0 t1 इज इक्वल टू k। यहाँ पे देखना m की पावर 0 है और पावर a है, 0 a से मल्टीप्लाई होगा 0 आएगा, 1 a से मल्टीप्लाई होगा a आएगा, और 0 a से मल्टीप्लाई होगा 0 आएगा। इसी तरीके से m0 lb t की पावर -2b, -2b से मल्टीप्लाई होगा -2b, m0 l0 t1 इज इक्वल टू k। m0 m0 ये m0 ही रहेगा, l a प्लस b हो जाएगा, और t जो है वो 0 -2b, ठीक है। अब देखना ध्यान से, दोनों को कंपेयर करना है, लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को, ठीक है। दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखना ये तो 0 है m की पावर, तो l की पावर देखना a प्लस बी इज इक्वल टू 0, l की पावर को कंपेयर करने पे, और t की पावर को कंपेयर करने पे आएगा -2b इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से b की वैल्यू आ जाएगी -1/2, ये वैल्यू आप पुट कर दो इक्वेशन 1 में, तो a -1/2 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 1/2, a की वैल्यू आ गई 1/2, b की वैल्यू आ गई -1/2। अब इन दोनों की वैल्यू पुट कर दो इस फॉर्मूला में, जो रिलेशन हमने लिखा था। जैसे इनकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, कैसे देखना, t इज इक्वल टू k l की पावर a कितना है 1/2, ठीक है, और g की पावर कितना लगाएंगे b कितना है -1/2, ठीक है। तो t इज इक्वल टू k l की पावर 1/2 अपॉन g की पावर 1/2,
-1/2 को नीचे लेके। अब L और G को साथ लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि दोनों की एक ही पावर है, L/G⁻1/2। तो T इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, K√L/G। तो आप देख लेना चाहे टाइम पीरियड का, यही फॉर्मूला होता है, T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू √L/G। तो इस तरीके से अगर हमें रिलेशन पता हो, ठीक है, जैसे अगर हमें रिलेशन पता हो, हमें ऐसे आपको फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन दे दिया, तो हम डायमेंशन का यूज करते हुए फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, सो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर।